हम लोग अक्सर ये विज्ञापन टीवी पे सुनते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमों के अधीन है। तो इसका क्या मतलब है? तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का म्यूचुअल फंड चुन रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है कि कितने प्रकार के म्यूचुअल फंड होते हैं, उसमें रिस्क फैक्टर कितना होता है, रिटर्न फैक्टर कितना होता है, ये सब हम लोग देखें। तो सेबी के अनुसार जो लिस्ट दिया गया है म्यूचुअल फंड का, उसके आधार पे मैंने मोटे तौर पे 8 तरह के म्यूचुअल फंड्स का मैंने चुनाव किया है। जो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट प्रकार है वो है इक्विटी फंड। इक्विटी फंड में आपका वो इस तरह का म्यूचुअल फंड है जो कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है। मतलब यदि आपका 100 रुपीज़ उस म्यूचुअल फंड के पास है तो उसका जो मैक्सिमम अमाउंट है 80% तक वो लोग म्यूचुअल फंड ये कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्ट कर देते हैं, और बाकी जो बचा उसमें वो लोग जैसे डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स है या अन्य तरह का जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें वो निवेश कर सकते हैं। तो बेसिकली चूंकि ये सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट शेयर्स में करता है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। और ये 3 तरह का होता है। इसको 3 डिवीज़न में बांटा गया है। पहला है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। इन तीनों कैट का जो कैटेगराइजेशन किया गया है उसका आधार ये है कि लार्ज कैप जो सबसे ज़्यादा कैपिटल वाली जो 1 से 100 कंपनियां हैं उनको हम लोग लार्ज कैप कहते हैं। या यदि कैपिटल के बेसिस पे कहें तो जो 20 हजार करोड़ से जो ज़्यादा रकम जिन कंपनियों का कैपिटल है उसको हम लोग लार्ज कैप में लेते हैं। और 20 हजार करोड़ से नीचे 5 हजार करोड़ तक इसको हम लोग मिड कैप में लेते हैं। और 5 हजार करोड़ से नीचे जिन कंपनियों का कैपिटल है उसको हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं। तो अब हम लोग ये देखें कि इसमें रिस्क फैक्टर कितना है, कैसे इन्वेस्टमेंट होता है और इसका रिटर्न्स फैक्टर क्या है। तो लार्ज कैप में नॉर्मली क्या है कि लार्ज कैप की कंपनियां इतनी ज़्यादा ग्रोथ कर चुकी होती हैं कि उनको बढ़ने का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहता है, इसलिए उसका जो रिटर्न भी है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है, कम रहता है। लेकिन लार्ज कैप वाले कंपनीज में क्या है कि रिस्क फैक्टर बहुत कम है, क्योंकि वो कंपनियां बहुत पुरानी हैं और बहुत दिनों से जमी हुई हैं और चल रही हैं, अपने अपने सेगमेंट में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो इसलिए रिस्क फैक्टर उसमें थोड़ा कम होता है। मिड कैप में क्या है कि मिड कैप में 65% तक का जो इन्वेस्टमेंट है, म्यूचुअल फंड नॉर्मली इस तरह का मिड कैप का जो म्यूचुअल फंड होता है वो 65% तक का इन्वेस्टमेंट जो मिडिल क्लास की जो कंपनियां हैं, जो निवेश जो म्यूचुअल फंड करते हैं उसको हम लोग मिड कैप म्यूचुअल फंड करते हैं। और उसी तरह से जो कंपनियां 5 हजार करोड़ से नीचे वाले में इन्वेस्टमेंट करती हैं उसको हम लोग स्मॉल कैप करते हैं। 65% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस तरह की कंपनियों में जो कंपनियां करती हैं उनको हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं। अब इसमें रिस्क कितना है? तो सबसे ज़्यादा रिस्क स्मॉल कैप में है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिटर्न भी स्मॉल कैप में ही मिलता है, क्योंकि स्मॉल कैप का की जो कंपनियां हैं उसके ग्रोथ होने का चांसेस ज़्यादा है, बढ़ने का चांसेस ज़्यादा है, इसलिए उसमें रिटर्न भी अच्छा मिलता है। इसलिए रिटर्न के हिसाब से देखिए तो सबसे ज़्यादा रिटर्न आपको स्मॉल कैप में मिलेगा, लेकिन यदि रिस्क देखिए तो सबसे ज़्यादा रिस्क भी उसी में है। और मिड कैप में क्या है कि मॉडरेट है, मतलब रिस्क जो है न कम है न ज़्यादा है, मॉडरेट है, और उसी तरह से रिटर्न भी आपका मॉडरेट है। मतलब लार्ज कैप से तो ज़्यादा मिलेगा लेकिन स्मॉल कैप से कम रिटर्न आएगा, लेकिन रिस्क स्मॉल कैप से कम है। तो ये हो गया इक्विटी। अब हम लोग आ जाएं
नेक्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी जो है उसको हम लोग कहते हैं डेब्ट इक्विटी फंड, कर्ज आधारित फंड। कर्ज आधारित फंड से ही एक स्पष्ट हो गया कि इस तरह के जो म्यूचुअल फंड हैं वो कर्ज आधारित जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपका म्यूचुअल ये बॉन्ड्स है, डिवेंचर्स है, ट्रेजरी बिल्स है, मनी मार्केट, शॉर्ट मनी मार्केट्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसका कि मैच्योरिटी पीरियड 90 दिन का या 361 दिन का होता है, तो इस तरह के जो शॉर्ट पीरियड्स हैं और जो कर्ज वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें ये इस तरह के म्यूचुअल फंड टोटल निवेश उसी में करता है। तो इसका फायदा ये होता है कि इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में रिस्क फैक्टर कम होता है और इसमें आपका रेगुलर इनकम इंटरेस्ट के रूप में आता है। क्योंकि वो कंपनी कर्ज ले रही है तो वो आपको प्रॉमिस करती है कि हम इतना परसेंट के हिसाब से 10%, 12% के हिसाब से आपको हम एनुअल रिटर्न देंगे, इंटरेस्ट देंगे, तो वो आपको रेगुलर इनकम उससे मिलता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि इसमें एक रेगुलर इनकम मिला, रिस्क कम है, लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये इसमें आपको ग्रोथ जो है, आपके कैपिटल का जो ग्रोथ है, जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसका ग्रोथ जो है, वो इक्विटी से बहुत कम है। अब थर्ड में आ जाइए, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड का मतलब ही है कि ये दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में ये इन्वेस्ट करता है। मतलब कि ये इक्विटी में भी इन्वेस्ट करता है और डेब्ट में भी, जो कर्ज आधारित जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसमें भी ये करता है। तो उसके कारण क्या होता है कि इसका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस्ड हो जाता है। इसको बैलेंस फंड भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका इक्विटी और डेब्ट का एक रेशियो होता है। अब उस रेशियो के आधार पे ये आपका जो हाइब्रिड फंड भी है वो कई तरह का हो सकता है। अब जैसे कुछ लोग जो है वो ज़्यादा इक्विटी में लगाएंगे, उसमें डेब्ट में कम लगाएंगे, तो वो एक कैटेगरी वो हो गया। दूसरा कैटेगरी है कि कुछ लोग हैं कि ज़्यादा, कुछ म्यूचुअल फंड हैं जो ज़्यादा डेब्ट में लगा रहे हैं, इक्विटी में कम लगा रहे हैं, तो उसमें रिस्क और भी ज़्यादा कम हो गया, लेकिन रिटर्न आपको कम आएगा। तो इस तरह के आधार पे आपका इसमें भी कई एक तरह का हाइब्रिड फंड होता है। अब आइए चौथा नंबर जो है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। मतलब आपकी जो कोई समस्या है उस समस्या के आधार पर बनाया गया म्यूचुअल फंड, समस्या आधारित म्यूचुअल फंड आप इसको कह सकते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अब जैसे आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या है कि बच्चे की शादी करना है, आपकी समस्या है कि हमको घर लेना है, आपकी समस्या है कि बच्चे का एजुकेशन है। तो इस तरह का कोई भी आपका जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको बेस्ड करके उसके सॉल्यूशन के लिए इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश आप करते हो। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये इसमें 5 साल का लॉक इन पीरियड है। मतलब कि यदि एक बार आप इन्वेस्ट कर देते हैं तो 5 साल तक आप उसमें से पैसा नहीं निकाल सकते। वो 5 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं उसमें। तो ये 5 साल का ये लॉक इन पीरियड हो गया। और इसमें भी इन्वेस्टमेंट का जो पैटर्न है वो इक्विटी और वो ये डेब्ट, ये दोनों का मिक्सचर करके ये लोग करते हैं। अब जैसे कोई एग्रेसिव फंड है तो वो 65%, 75% तक इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसके कारण क्या है कि इसका जो रिटर्न है वो अच्छा रिटर्न मिलता है। और अच्छा रिटर्न होने का, हाई रिटर्न मिलने का एक कारण ये भी है कि इसका जो ड्यूरेशन है, 5 साल का जो लॉक इन पीरियड है, ये भी उसमें बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है। अब हम लोग आ जाएं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स का मतलब हिंदी में होता है सूची। तो इंडेक्स फंड का मतलब हुआ सूची आधारित फंड। एक्चुअली क्या है कि हमारा जो अपना स्टॉक एक्सचेंज है, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हुआ या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स। अब सेंसेक्स क्या है कि वो 30 बड़ी बड़ी कंपनियों का एक सूची बनाया हुआ है और उसको ये लोग वॉच करते हैं।
कि उसका परफॉर्मेंस इन 3 कंपनियों का कंबाइंड परफॉर्मेंस कैसा है। इसके आधार पे प्राइस ऊपर जा रहा है या प्राइस नीचे जा रहा है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। उसी तरह से निफ्टी नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है, वो भी अपना 50 जो हाईएस्ट सबसे बड़े-बड़े जो कंपनियां हैं 50 कंपनियां, उसको सूचीबद्ध करके और उसका परफॉर्मेंस वो लोग वॉच करते हैं। और उसी के आधार पर ये कहा जाता है कि आज सेंसेक्स ऊपर गया या सेंसेक्स नीचे गया, या निफ्टी ऊपर जा रहा है या निफ्टी नीचे जा रहा है। तो जो ये इंडेक्स फंड्स जो हैं, एक्चुअली क्या है कि कुछ म्यूचुअल फंड वाले जो स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स बना हुआ है, जैसे कि सेंसेक्स है, उसके बाद आपका निफ्टी हुआ, उसके बाद आपका बीएसई स्मॉल कैप है, बीएसई मिड कैप है, इस तरह का बहुत सारा जो ये सूची बना हुआ है, उसको ये लोग फॉलो करते हैं। उसको फॉलो करने का मतलब ये है कि जिन जिन कंपनियों का वो सूची है, उसी तरह की कंपनी, उसी कंपनियों में ये लोग अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसका शेयर्स या और डिवेंचर्स या जो भी है वो परचेज करते हैं। तो नेचुरल है कि वो कंपनियां, वो जो सूची है जैसे सेंसेक्स है या निफ्टी है, वो उसका बेंचमार्क बन गया परफॉर्मेंस के लिए। जैसा वो परफॉर्मेंस कर रहा है वैसा ही परफॉर्मेंस ये इंडेक्स फंड वाले भी करेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी जो है उसका नाम है ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। एक्चुअली क्या है कि ईटीएफ भी इंडेक्स फंड की तरह ही है। ईटीएफ में भी जो स्टॉक एक्सचेंज का जो सूची है, जो इंडेक्सेस है, जैसे सेंसेक्स है, अभी आपको हम बताया कि निफ्टी हुआ, बीएसई स्मॉल कैप हुआ, मिड कैप हुआ, तो इसी को ये लोग भी फॉलो करते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में अंतर यह है कि इंडेक्स फंड स्टॉक मार्केट में जैसे हम लोग शेयर और डिवेंचर्स की खरीद बिक्री करते हैं, उस तरह से उसकी खरीद बिक्री नहीं हो सकती है। उसमें यदि आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका जो यूनिट्स है वो आपको परचेज करना पड़ेगा। उस दिन का जो नाव होगा उसके आधार पर आप परचेज कर सकते हो उसका। लेकिन ईटीएफ जो है वो एक्सचेंज मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में उसका ट्रेडिंग होता है, यानी उसकी खरीद भी होती है और उसकी बिक्री भी होती है। ठीक वैसे ही जैसे कि आपका शेयर्स का, डिवेंचर्स का, बॉन्ड्स का, ये सब का जिस तरह से खरीद बिक्री होता है, उसी तरह से ईटीएफ का भी होता है। और चूंकि इसकी खरीद बिक्री एक्सचेंज में होती है, इसलिए ये डीमैट अकाउंट में इसको होल्ड करना जरूरी होता है। तो ये डीमैट अकाउंट के थ्रू ही इसका खरीद या बिक्री हो सकता है। तो ये उसमें और इसमें अंतर है। और रिस्क और रिवार्ड तो आपको अभी बता ही दिया। जैसे इंडेक्स फंड में रिस्क एंड रिवार्ड है, उसी तरह का इसमें भी है, ईटीएफ में भी है। सबसे लास्ट में अब आ जाइए, इसको हम लोग कहते हैं ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में ये आपका 80C के अंदर आप जितना निवेश करते हो उसमें 1.5 लाख रुपए तक का आपको गवर्नमेंट छूट देती है। मतलब जैसे कि आपने 2 लाख रुपया एक साल में आपने इन्वेस्ट किया है ईएलएसएस में, तो 1.5 लाख रुपया तक का आपका वो छूट मिल जाएगा। टैक्सेशन के समय में उतना रकम आपका डिडक्ट हो जाएगा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। लेकिन इसमें क्या है कि ये 3 साल का इसमें लॉक इन पीरियड है, माने 3 साल तक आप इसमें कोई भी रकम निकाल नहीं सकते, 3 साल के बाद ही निकाल सकते हैं। तो ये इसका एक डिमेरिट कहिए या जो भी कहिए, तो लॉक इन पीरियड इसमें 3 साल का है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। ये लगभग 80% तक ये इन्वेस्ट कर देते हैं इक्विटी में, और इसका एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट आप इसको कर सकते हैं। इसलिए इसका जो लॉन्ग टर्म है, चूंकि ये होल्ड भी हो रहा है 3 साल तक, बीच में निकल भी नहीं रहा है, तो इसलिए इसका रिटर्न उस हिसाब से देखिएगा तो इसका रिटर्न बहुत अच्छा है। और अब आए लास्ट में, जो एक लास्ट कैटेगरी इसको भी मैंने जोड़ दिया है, इसको कहते हैं फंड ऑफ फंड्स। फंड ऑफ फंड्स इसमें क्या है कि इस तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं
जिसको हम फंड ऑफ फंड्स कहते हैं, वो किसी शेयर्स या डिवेंचर्स, मतलब डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों में वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो फिर वो किस में करते हैं? वो म्यूचुअल फंड में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं। मतलब म्यूचुअल फंड का जो यूनिट्स है, उसको वो परचेज करते हैं। अलग अलग तरह का जो म्यूचुअल फंड है, अब वो अपना टारगेट देखते हैं कि हमको किस तरह का, हमारा म्यूचुअल फंड का, मेरे म्यूचुअल फंड का टारगेट क्या है, और उसी टारगेट अनुसार अपना निवेश करते हैं। और इसमें रिस्क भी मॉडरेट है, क्योंकि ये डाइवर्सिफाइड है, इसलिए रिस्क भी मॉडरेट है और आपका रिटर्न अच्छा है। तो ये 8 तरह के म्यूचुअल फंड्स अभी मैंने डिस्कस किया, इसी में से आप चुनाव कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और फिर अगले जो हमारा वीडियो आएगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे चुनने की प्रक्रिया में कौन कौन सा एलिमेंट्स ऐसा है जो आपको, जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और कृपया ये वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, नमस्कार।